श्री रवि प्रकाश जी, नए चैनल TV9 भारतवर्ष का मैनेजमेंट, न्यूज रूम और फील्ड में मौजूद आपके साथी, देश भर में फैले चैनल के सभी दर्शक और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं रवि जी का अभिनंदन करता हूँ। मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन आप बढ़िया हिंदी बोल दी आज, और इसलिए हिंदी चैनल के लिए छोटी सी लेकिन आपकी स्पीच का मेरे लिए बहुत महत्व है और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बधाई है कि आज आपने ये चैनल लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा है 1 अप्रैल को नहीं कर रहे हैं। वरना 24 घंटे के बाद भरोसा उठ जाता। और हमारे देश में भरोसे के लिए आपकी तपस्या काम नहीं आती है, सिर्फ एक तारीख काम आ जाती है। और इसलिए भी मैं बधाई देता हूं कि आज 31 मार्च को आप एक प्रकार से एक वर्ष का एंडिंग होता है आर्थिक जगत की दुनिया के लिए। अर्थ जगत के लिए कल से नया वर्ष शुरू होता है। उस अर्थ में आप नई ऊर्जा, नई चेतना, नए विचार, नई दृष्टि लेकर के आप इस कार्य को करेंगे, इस विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। TV9 ग्रुप को, पूरी टीम को TV9 भारतवर्ष के लॉन्चिंग की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप एक ऐसे समय में इस नए प्रयोग के साथ जमीन पर उतरे हैं जब हम नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नई रीति की और नई नीति के साथ विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। साथियों, आपने चैनल का नाम भारतवर्ष रखा है और इसलिए इस नाम के साथ बहुत बड़ा दायित्व आप पर और आपकी पूरी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपने दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरें, देश की आशा अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरें, इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि चैनल में आपने एक नया प्रयोग किया है। देश के कोने कोने से अपनी एंकरिंग टीम में पत्रकारों को प्रतिनिधित्व दिया है। मुझे विश्वास है कि आपके न्यूज रूम में भी ऐसे ही सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलेगी। ये सराहनीय पहल है। मीडिया से जुड़ी दिल्ली ड्रिवन पुरानी व्यवस्थाओं में आपने बदलाव का सोचा है। सोचना भी एक बहुत बड़ी ताकत लगती है। ये दिल्ली है, देर से सही बजा सकते हैं। ताली बजाने वालों को भी डर लगा है कि दिल्ली की आलोचना करें, ताली कैसे बजाएं, कुछ मर जाएंगे तो, किसी की नौकरी चली जाएगी तो। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये नया प्रयोग औरों को भी उस दिशा में जाने के लिए शायद मजबूर करें। अगर आप सफल हो गए तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, ऐसा मेरा मत है। बीते 5 वर्षों में हमारी सरकार ने भी कुछ इसी तरह प्रयास किए हैं और इन प्रयासों में मुझे क्या क्या झेलना पड़ा है वो आप अगर बारीकी से देखेंगे तो पता चल जाएगा। हम भी केंद्र सरकार की योजनाओं को विज्ञान भवन और हैदराबाद हाउस से निकालकर देश के अलग अलग राज्यों तक ले गए हैं। पहले क्या होता था, सब कुछ विज्ञान भवन में, एक दिन में 3-3 बार प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में अलग अलग कार्यक्रम लॉन्च करते थे, यही होता था।
और आप लोग लगे रहते थे, दिखाते रहते थे दुनिया को, और देश उसी से चलता था। कोई भी दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष आता था तो भी दिल्ली में ही, सब कुछ दिल्ली में। हमने इस व्यवस्था को बदलने का भरसक प्रयास किया। अगर हमने उज्ज्वला योजना शुरू की तो उत्तर प्रदेश के बलिया में जाकर के की। सुरक्षा बीमा योजना शुरू की तो हमने कोलकाता में जाकर की। हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी अनेक योजनाएं हमने शुरू की तो चेन्नई में शुरू की। आवास योजना हमने शुरू की तो आगरा से शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया तो हमने पानीपत से चलाया, हरियाणा से चलाया। ऐसी बहुत सी मैं बता सकता हूं आपको। शायद हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा कि जहां जाकर के भारत सरकार ने अपना महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहां से न किया हो, ताकि उसका भी देश की बदलाव में उतना ही इंपॉर्टेंस है, इतना ही पार्टनरशिप है। सब दिल्ली नहीं है। और ये इसके पीछे सोच यही थी कि जिस सीमा में सरकार को बांध दिया गया है उसे तोड़ना पड़ेगा, इन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, इन सोच को तोड़ना पड़ेगा। उसे गांव में रहने वालों तक, कस्बों में रहने वालों तक, भारतवर्ष तक ले जाया जाएगा। साथियों, हमारी सरकार जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ काम कर रही है, ये देश ने बीते 5 वर्षों में अनुभव किए हैं। भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग 5 वर्ष पहले कहां थी और आज कहां है, इसकी तुलना आप अगर करके देख लीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। 5 वर्ष पहले तक क्या होता था? हम कुछ भी करते थे, दुनिया भर से हम पर सवाल जवाब शुरू हो जाते थे। दुनिया के देश रूल बनाते थे और हम फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते थे। आज क्या है? आज हमारा देश दुनिया के रूल बनाने में अहम भूमिका निभाने की तरफ बढ़ रहा है। चाहे पर्यावरण से जुड़ा मामला हो, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, आतंकवाद से जुड़ा मामला हो, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरी तकनीक से जुड़ा मामला। आज जब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम सीमा पार कर आतंकियों को घुसकर मारते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। क्या 5 वर्ष पहले ये कल्पना कोई कर सकता है? आज संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ पूरी दुनिया एक सुर में खड़ी हो जाती है। जो मंच कभी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के माध्यम बनते थे, वहां आज भारत की आवाज गूंज रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि दुनिया में जब गांधी के 150 मना रहे हैं, दुनिया के करीब 150 देश, उनके टॉप मोस्ट सिंगर एंड म्यूजिशियंस वो वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए गाते हो। गांधी के जाने के बाद शताब्दी भी मनाई गई थी, 125 साल भी मनाए गए थे। अब जब 150 मना रहे हैं तो पूरे विश्व को जोड़ने का सामर्थ्य आज हिंदुस्तान रख सकता है। साथियों, ये सब कुछ सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और न ही मोदी कभी ऐसा दावा करता है। मोदी एक निमित्त है, एक माध्यम है। ये शक्ति भारतवर्ष के 130 करोड़ देशवासियों की है। मोदी ने तो सिर्फ इतना किया है कि राष्ट्र हित के लिए जो भी फैसले जरूरी है उनको समय पर बिना किसी दबाव में आए लिया है। अब एसैट परीक्षण का काम मामला ही लीजिए। हमारे पास ये क्षमता कब से थी, ये हमारे तमाम वैज्ञानिक बता चुके हैं। तो फिर कमी कहां थी, किस स्तर पर थी? कमी थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, निर्णय लेने वाले नेतृत्व की।
साथियों, जो लोग अपनी सरकार में इस महत्वपूर्ण परीक्षण पर फैसला नहीं ले और न ले पाए, आज वो इस टेस्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी गजब की स्थिति है जी। मैं कहीं मीडिया में देख रहा था कि उनके एक विद्वान नेता है जो ये मानते हैं कि जब ईश्वर कांग्रेस के लोगों को बुद्धि बांटने के लिए निकला था तो कतार में सबसे पहले वही थे। वो ऐसा मानते हैं। उनके एक नेता कह रहे थे कि वो बहुत समझदार थे। वो उनकी समझदारी तो काबिल है। बोले हम इतने समझदार थे, इसलिए इस बात को हमने सीक्रेट रखा और टेस्ट किया ही नहीं। शाबाश। तो फिर पोखरण की घोषणा क्यों की थी? क्यों सीक्रेट नहीं रखा भाई? आपने बाकी काम जो किए हैं, जिसके लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, उसकी सीक्रेसी तो मैं समझ सकता हूं जी। यही वो सोच थी जिसके कारण हमें टेक्नोलॉजी की रेस में, आधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की रेस में कैपेबिलिटी होते हुए भी पिछड़ गए। साथियों, अंतरिक्ष हमारी रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मोबाइल फोन से लेकर खेत, किसान, मछुआरे के जीवन तक की करीब करीब हर गतिविधि अंतरिक्ष से कंट्रोल होती है। आप अपने चैलेंज की कल्पना बिना सैटेलाइट के करके देखिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि सैटेलाइट की ताकत क्या होती है। हमने एक बहुत बड़े निवेश अंतरिक्ष में किए हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति में स्पेस पावर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जब इतना बड़ा स्टेक हमारा अंतरिक्ष में है तो क्या किसी बुरी स्थिति के निपटने के लिए, किसी आपातकाल से निपटने के लिए हमें इंतजाम भी ना करें? क्या हम वैसी ही स्थिति में रहें जैसे 1962 में पाए गए थे? साथियों, हमारे विरोधियों की सोच में अलग, हम एक स्पष्ट विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए जो भी कड़े और बड़े फैसले आज लेने हैं, उनको कल के लिए टालना आपराधिक लापरवाही है। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। साथियों, आप भी ये मानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे साथ ही आजाद हुए वो छोटे छोटे देश आज कहां से कहां पहुंच गए। उनमें से कई देशों ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। ये ऊंचाई हम भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बाधा बना सत्ता चलाने वालों का भ्रष्ट आचरण। और भ्रष्टाचार रुपये पैसों तक सीमित नहीं रहा। निर्णय प्रक्रिया में, प्रायोरिटी में, हर जगह पे इसने अपनी जगह दिखाई है। स्वयं हित को देश हित से ऊपर रखा गया। इसी का नतीजा था कि देश में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देने वाली ताकतों को, कमजोरियों को खत्म करने की उस तरह की कोशिश नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। आप लोग ही हेडलाइन चलाया करते थे, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, देश के इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ का नुकसान हुआ। साथियों, क्या जो तब सरकार में थे उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि देश के सिस्टम में ऐसे बदलाव किए जाएं, उसे फुल प्रूफ किया जाए, जिससे भविष्य में वैसे ही घोटाले की गुंजाइश न रहे? एक काम किया गया होता अगर नीयत ठीक होती। जिसकी नीयत देश के टैक्स पेयर के पैसे पर डोल रही हो, जो सिर्फ अपनी नहीं
अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इंतजाम करना चाहता हो, वो ईमानदार व्यवस्था का निर्माण कभी नहीं कर सकता। साथियों, काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने के आदेश को पहले की सरकार 3 साल तक टालती रही थी। हमारी सरकार, हमने आते ही अपनी पहली कैबिनेट में एसआईटी बनाने का निर्णय लिया। ये हमारी नीयत थी। सबको पता था विदेश में काला धन जमा कराने वाले, काला धन से संपत्ति खरीदने, दूसरे देशों से लूट कराकर वहां से काला धन वापस लाने का खेल कैसे चल रहा था। छोटी मोटी कार्रवाई करके, कुछ देशों से कमजोर समझौते करके पहले की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई थी, और यही उनकी नीयत थी। हमारी सरकार ने विदेश में जमा हो रहे काले धन को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया। ये जो आज विदेश में भी आसानी से संपत्तियां जब्त हो रही हैं, वो इसी कानून की वजह से है। मॉरिशस जैसे तमाम देशों के साथ हमने समझौतों को रीनेगोशिएट किया, भारत को मिलने वाली जानकारी का दायरा बढ़ाया। अब तो इस साल से हमें स्विट्जरलैंड से भी रियल टाइम जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, काले धन पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही हमने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरह के घोटाले पहले होते थे, उन घोटालों की पुनरावृत्ति न हो पाए। ये पहले की सरकार की देन थी कि देश में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, ये हमारे सरकार की देन है कि देश के प्राकृतिक संसाधन का आवंटन अब ऑनलाइन व्यवस्था से हो रहा है। ये पहले की सरकार की देन थी कि देश में 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला हुआ। ये हमारी सरकार की देन है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था विकसित की गई है। ये पहले की सरकार की देन थी कि 90,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, जिस आयोजन के साथ देश का गौरव जुड़ा था, उसे भी दांव पर लगा दिया गया था। अभी हमारी सरकार की देन है कि सरकारी खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, GEM नाम की आधुनिक व्यवस्था विकसित की गई है। भाई और बहनों, पनडुब्बी घोटाला, बॉफर्स घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सेना की खरीद में कैसे कैसे घोटाले होते थे, कैसे कैसे नियम बदले जाते थे, उनके तार किन से जुड़े थे, ये देश भली भांति जानता है। अब हमारी ये सरकार है जिसको देश की सर्वोच्च अदालत रक्षा सौदे से जुड़े सारे कागज देखने के बाद एप्रिशिएट करती है, सब कुछ ठीक तरीके से हुआ है। साथियों, पहले की सरकार के समय एक और बड़ा घोटाला हुआ जो देश की बैंकिंग व्यवस्था के साथ किया गया था, फोन बैंकिंग घोटाला। यानी दिल्ली से एक फोन जाता था और कुछ विशेष लोगों को लाखों करोड़ का कर्ज मिल जाता था। स्थिति ये थी कि उस कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी फिर उसी बैंक को फोन करके नया कर्ज दिलवाया जाता था। आखिर ऐसा कैसे संभव था कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर, और मैं चाहूंगा कि देश के लोग इस आंकड़े को याद रखें, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 2008 तक बैंकों द्वारा 18 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया, और 2011 में, यानी 2008 से 2011 में ये बढ़कर के 18,52 लाख करोड़ रुपए का हो जाए। ये घोटाला
देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने की ताकत रखता है। बीते 5 वर्षों में हमारी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने और देश के पब्लिक प्राइवेट बैंकों ने मिलकर देश को फोन बैंकिंग घोटाले से उबारा है। अब कोई बैंकों का पैसा लेकर बैठ नहीं सकता। भारत ने एक आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तौर पर ऐसा कानून बनाया है जिसके बाद अब ये सुनिश्चित हुआ है कि अगर बैंक से कर्ज लिया है तो लौटाना ही पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि एक कंपनी को दिवालिया घोषित करके कोई बाकी कंपनियों के पैसे पर आराम करे, मौज करे। ऐसी नीयत रखने वालों को अब अपनी सारी कंपनियों से, अपनी सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। और आपने देखा है, ये बातें मीडिया में दिखती नहीं है, कईयों को हाथ धोना पड़ा है। करोड़पति आज रोड़पति बन गए हैं इस कानून के कारण, क्योंकि बैंकों से रुपये लेकर के मौज कर रहे थे। और ये काम करने की हिम्मत इस सरकार ने दिखाई है। साथियों, आईबीसी बने अभी ठीक से 2-2.5 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए की वापसी सुनिश्चित हो गई है। ये 3 लाख करोड़ वापस आए, उसकी तरफ भी आप लोगों की नजर रहनी चाहिए। मैं जानता हूं कि जब ये कानून बन रहा था तो मुझ पर कितना दबाव था, किस तरह का दबाव था, क्योंकि जो समझते थे कि कानून आने के बाद कैसी मुसीबत आएगी, वो पूरी तरह लगे हुए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज ये कानून बना और इसने देश के बैंकों को, बैंकिंग व्यवस्था को नई जिंदगी दी है, नई ताकत दी है। भाइयों और बहनों, देश में घोटाला करके विदेश भाग जाने वालों की आज क्या हालत है, देश इसको देख रहा है। जो आदमी 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा था, उसकी अब तक 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमारी सरकार ने कानून बनाया कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसकी देश में एक एक संपत्ति तो जब्त होगी, विदेश में भी उसकी जितनी संपत्तियां हैं वो भी नीलाम कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छोटे मोटे फैसले लेकर, छोटी मोटी लड़ाइयों से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए ऐसे ही कठोर फैसले लेने आवश्यक होते हैं। साथियों, मैं आपको एक और पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था की याद दिलाना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि कैसे देश से काला धन बाहर भेजने और काला धन वापस लाने के लिए शैल कंपनियों का इस्तेमाल होता था। हवाला के जरिए हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर किए जाते थे। ये व्यवस्था चल रही थी, सब जानते थे, और कुछ लोग तो इसका फायदा भी उठाते थे। बड़े पद पर बैठे हुए लोग फायदा उठाते थे। लेकिन इसकी कमर तोड़ने के लिए क्या किया गया? भाई और बहनों, देश में एक कंपनी बंद होने पर कितना हल्ला मच जाता है, पुतले जलते हैं, टीवी पर 24 घंटे स्टोरी चल सकती है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने 3.25 लाख से ज्यादा कंपनियों पर ताला लगा दिया और कोई चूं तक नहीं करता है। न कहीं पुतले जले, न किसी ने मोदी मुर्दाबाद कहा। क्यों? इन कंपनियों की क्या सच्चाई थी? आप हैरान हो जाएंगे। एक एक कमरे से 300, 400 कंपनियां चल रही थी। सब जानते थे, लेकिन किया कुछ नहीं जाता था। सबने मान लिया था कि भारत में ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। साथियों, इन बड़े घोटालों के साथ ही भ्रष्टाचारियों ने अपने लिए ऐसी व्यवस्थाएं भी विकसित कर ली थी जिससे उन्हें लगातार पैसा मिलता रहे। सोचिए,
जिस देश में कागजों में 8 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम वाले लोग, ऐसे लोग जो कभी जन्मे ही नहीं लेकिन सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हो, जो बेटी पैदा नहीं हुई उसकी शादी हो जाती, विधवा हो जाती और विधवा पेंशन जा रहा है, बच्चा पैदा नहीं हुआ स्कूल में एडमिशन हो रहा है, स्कॉलरशिप जा रही है, सालों से चल रहा है। अगर यही चलता रहे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? फर्जी नाम से राशन कार्ड, फर्जी नाम से गैस कनेक्शन, फर्जी नाम से स्कॉलरशिप, फर्जी नाम से पेंशन, ये 8 करोड़ फर्जी लोग गरीबों का अधिकार छीन रहे थे। और ये भी मैं बता दूं, ये 8 करोड़ की खोजबीन अभी तक तो मैं उन्हीं राज्यों में कर पाया हूं जहां पर हमारे लिए अनुकूल सरकारें हैं। बाकी उनके लिए जो अनुकूल है, बेईमानी करने वालों के अनुकूल है, ऐसी सरकारें इस देश में हैं, वहां भी खोजबीन नहीं हुई, वो आंकड़े तो अभी बाकी है। वो आएंगे तब क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और उनको भी जान लीजिए कि ऐसा क्यों करते हैं। अब हमारी सरकार ने ही जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों के अधिकार कोई छीन न सके, उनके हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा हो जाए। और लोगों को लगता है कि आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा क्यों चला, इतने बड़े बड़े वकील आकर के आधार को रोकने के लिए क्यों खड़े हो गए, इतनी दुनिया भर की ताकत आधार के पीछे क्यों लगाई और इंडिविजुअल की सीक्रेसी को मुद्दा बनाया गया ताकि मूल कारण यह है 8 करोड़ वाली मलाई बंद हो गई थी। आधार आया तो 8 करोड़ वाले लोगों की जो मलाई खाई जाती तो बंद होती थी और उसी के कारण सुप्रीम कोर्ट का समय व्यतीत किया जाता था। डीबीटी व्यवस्था से 1,10,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा छोटा नहीं है जी, 1,10,000 करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी हमारा भी है, डीबीटी उनका भी था। हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनका है डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। और इतने रुपए बचाए गए हैं। ये लूट आपके टैक्स के पैसे की थी। इस हॉल में मौजूद, आपके न्यूज रूम में मौजूद देश के ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे की थी, जिसे हमारी सरकार ने बंद किया है। साथियों, स्वतंत्रता के बाद दशकों तक जिनका इस देश पर राज रहा है, जिन्होंने खुद को भारत का भाग्य विधाता समझा है, क्या वो इसके लिए जवाबदेह है कि नहीं है? साथियों, लोकतंत्र और राजनीति में बहुत आवश्यक होता है पब्लिक कनेक्ट। बीते 3-4 दिनों में मैंने जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कई प्रदेशों का मैं दौरा करके आज आ रहा हूं आपके बीच में। मैंने लोगों से संवाद किया है। एक बात तो साफ नजर आती है कि विरोधी दलों को और दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये लोग जनता से इतना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। साथियों, 2014 में लोगों ने एनडीए के प्रति विश्वास और यूपीए के प्रति नाराजगी दिखाई थी। ये नाराजगी अब भी बनी हुई है। हां, 2014 की आशाएं अब एक विश्वास में बदल गई है कि एनडीए ही भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। 130 करोड़ भारतीयों ने एनडीए की नई कार्य संस्कृति को देखा है। लोगों को लगता है कि पहले जो नामुमकिन समझा जाता था वो अब मुमकिन है। देश को विश्वास हो रहा है कि अब हिंसा और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना संभव है। देश को लगने लगा है कि गरीबी के खिलाफ युद्ध जीता जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में गरीबी तेजी से घटी है।
देश को विश्वास हो रहा है कि भारत में भी स्वच्छता संभव है। देश को भरोसा मिला है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी लड़ाई जीती जा सकती है। देश को विश्वास हुआ है कि देश को लूटने वालों, चाहे देश में हो या विदेश में, वो कहीं बच नहीं पाएंगे। साथियों, एक तरफ आशा, आकांक्षा और विश्वास है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास जिस तरह की नकारात्मकता और अविश्वास है, उसको भी देश भली भांति समझ रहा है। सच्चाई ये है कि जिनको दशकों तक सत्ता में रहने का अवसर मिला, वो विपक्ष के नाते भी पूरी तरह गैर जिम्मेवार पूर्व सिद्ध हुए हैं, विफल हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, वो अपने भी देखे और सुने हैं। लोगों में गुस्सा है कि जिस बात पर देश को गर्व होता है, उस पर विपक्ष को तकलीफ क्यों होती है। लोगों में गुस्सा है कि सपूतों के शौर्य का सबूत क्यों मांगा जा रहा है। लोगों में गुस्सा है कि हिंदुस्तान के हित के बजाय पाकिस्तान के पक्ष की बातें विपक्ष क्यों करता है। जमीन से कटे हुए लोग इस गुस्से को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो नकारात्मकता फैलाने में, झूठ बोलने में लगे हैं। साथियों, देश हो, पक्ष हो या विपक्ष, या फिर कोई मीडिया संस्थान नकारात्मकता फैलाकर, भ्रम फैलाकर आगे नहीं बढ़ सकता। भारतवर्ष की खबरों में भी सकारात्मकता पर जोर दिया जाए। आपका चैनल अपने लक्ष्य से न हटे, इसी कामना के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।